Assalamu alaikum students. In this video I am going to explain you about accounting. Introduction to accounting. What is accounting? Accounting किसको कहते हैं कि accounting is the language of business. यानी एक उर्दू में अगर इसके वर्डिंग पे गौर करें तो कारोबार की ज़बान, कारोबार की लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट की एक अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती है। आप केमिस्ट्री में चले जाएं तो आपको फॉर्मूलेज वगैरह मिलेंगे, उसकी अपने अलग टर्मिनोलॉजीज होगी, वर्ड्स होंगे। फिज़िक्स में चले जाएं तो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होगी। फिर ज्योग्राफी ले लें तो उसके अंदर अलग आपको वर्डिंग मिलेंगे, अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसी तरह अकाउंटिंग की सब्जेक्ट की जब बात करते हैं हम, तो अकाउंटिंग के अंदर हम कारोबार की बात करते हैं, बिजनेस। कारोबार में क्या चीज़ होती है? लेन देन, जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और कारोबार जब करते हैं इट मीन्स कि एक कॉन्सेप्ट आता है बीच में प्रॉफिट का, कि विदाउट प्रॉफिट कारोबार नहीं होता, वो वेलफेयर हो जाता है। अब जैसे अगर एग्जांपल दूँ आपको मैं कि 10,000 की चीज़ जो है, 10,000 रुपये की चीज़ जो है आपने सेल की 10 में ही, तो फ़ायदा क्या हुआ? 10 की चीज़ आपने 10,000 में ही दे दी। तो इट मीन्स कि इसके अंदर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बिज़नेस तो नहीं हुआ। लेकिन जब बिज़नेस की बात करें हम कारोबार की, तो उसमें बीच में एक प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक मैंने अगर 10,000 की मैंने बाइंग की है तो उसको मैं बेचूंगा अपने हिसाब से, एक रेट जो है वो सेट करके। लाइक मैंने 12,000 में बेचा, लाइक 15,000 में बेचा, तो जो डिफरेंस आएगा मेरा 10 और जो है 10,000 का और 15,000 का, ये होगा मेरा प्रॉफिट 5,000 का। ये बिज़नेस है। तो बिज़नेस के अंदर लेन देन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को, जो टास्क को जो परफॉर्म करता है, जो भी टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर, प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, प्लस ये कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, माल कितना पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, फिर हमने जो है वो किन किन को जो है वो माल बेचा है, किन से माल जो है हमने गुड्स जो है, स्टॉक जो है वो ख़रीदा है। स्टॉक कहते हैं जिसको, स्टॉक माल को कहते हैं जिसका आपका जिससे आप कारोबार कर रहे हो, जिसको आप ख़रीद के बेच रहे हो या समथिंग। तो ये सब चीज़ें हम माइंड में नहीं रख सकते, इसको हमें रिकॉर्ड करनी होती है। और किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है? एक कस्टमर नहीं होता हमारा जिनको हम माल बेचते हैं, बहुत सारे होते हैं। किसी को हम कैश पे बेच रहे हैं, किसी को हम उधार पे दे रहे हैं, किसी से हम ख़रीद रहे हैं, कैश पे ख़रीद रहे हैं, उधार पे ख़रीद रहे हैं। तो ये एक आर्ट है। किस तरीके का आर्ट है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करें, किस तरीके से सबको क्लासिफाई करें कि हर को सेपरेट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करें, एंड में उसकी समरी दें कि कितना कैश बाकी है, कितना माल बाकी है, कितना स्टॉक में है, कितने लेने हैं पैसे मुझे, कितने देने हैं, कितना एक्सपेंसेस हुआ है। तो ये जो आर्ट है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। क्लासीफाई मीन्स सेपरेटली सबकी अपनी अपनी एक एंटिटी को शो करना, सबके अकाउंट को जो है वो ओपन करना, पोस्टिंग करना, ताकि हम सेपरेटली उसको ट्रीट कर सकें। लाइक कस्टमर एक्स वाई जेड ये सब है, तो कस्टमर एक्स वाई जेड को एक साथ हम डील नहीं करें। कस्टमर एक्स का अलग अकाउंट हो, कस्टमर वाई का अलग हो, कस्टमर जेड का अलग हो, कैश का अलग अकाउंट हो, अपना स्टॉक का अलग अकाउंट हो। ये सब चीज़ें हमारी क्लासीफाइंग में। और समराइजिंग अंदर के एंड के अंदर हमने समरी देगी कि मैं इस मंथ के एंड के, ईयर के एंड में मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, इतनी मेरे पास जो है वो पैसे देने हैं, इतने पैसे लेने हैं। तो इनकी अपनी अपनी एक अलग टर्मोलॉजी है कि हम देने हैं तो क्या कहेंगे, लेने हैं तो क्या कहेंगे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कह सकता है, राइट। अब अकाउंटिंग के अंदर जो है वो उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड करें। जो भी ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर।
सिस्टमेटिक मैनर मीन्स कि एक प्रॉपर जो रूल्स बने हुए हैं अकाउंटिंग के उसको फॉलो करते हुए उस ट्रांजेक्शन को जो है वो हम रिकॉर्ड करें। अब रिकॉर्ड जाहिर बात है मैं अपने दिमाग में तो सारी चीज़ें नहीं रखूँगा ना, ठीक है ना। उसको कोई ना कोई बुक के अंदर या कोई रजिस्टर के अंदर किसी नोटबुक के अंदर या एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के उसको रिकॉर्ड करूँगा ना मैं। तो दूसरा ये हमारे पास कि हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं उससे, किस तरह क्या प्रॉफिट बनना, तभी हम अकाउंटिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हमारे अकाउंटिंग ईयर पूरे साल में हमने क्या काम किया, फर्म ने जो है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फर्म ने क्या काम किया, कितना काम किया, ये हमें अकाउंटिंग बताती है। मैं बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग के अंदर मकसद क्या है अकाउंटिंग का, कि एक जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है उसको प्रॉपर वे मैनर के अंदर जो है वो हम इसको रिकॉर्ड करें। प्रॉफिट क्या है या लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, फाइनेंशियल पोजीशन पूरे साल की क्या है हमारी, हम एक मैनेजमेंट किस तरह उसको मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए वो अकाउंटिंग के जो है प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हम उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, तो बाद में क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। इसका भी मकसद है कि मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर सके, टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। प्लस हमारी जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस प्रोसीजर से हमारे बिज़नेस के बारे में मिलती है। तो ये अकाउंटिंग इसलिए फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर के क्या क्या बेसिक वेरियस फंक्शंस है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, मैंने आपको कहा कि उसको हम मेंटली उसको याद नहीं रख सकते हैं कि भाई पूरे दिन के अंदर मैंने 100 ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो वो मेरे जहन में हो, नहीं, उसको हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, पैसों के हिसाब से जो रिकॉर्ड करेंगे इसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। मैंने आपको कहा कि जैसे कोई बुक के अंदर, कोई जर्नल के अंदर, कोई रजिस्टर के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप जो फॉलो कर रहे हो। अब वो आगे बताएंगे, आगे की जो है वीडियोस के अंदर और मज़ीद और क्लासेस के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करनी होती है। अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो सब। फ़िलहाल जो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आपको सिंपल इसमें एक जो टर्मोलॉजीज़ है अकाउंटिंग का मकसद क्या है ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्लासीफाइंग के अंदर मैंने आपको बताया कि सबको सेपरेटली हम जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन को अलग अलग सेपरेटली सबके अकाउंट को खोलेंगे, ट्रीट करेंगे। लाइक मैंने आपको कस्टमर XYZ का बताया, एक्सपेंसेस का बताया। अब एक्सपेंसेस एक नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस होते हैं। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर समराइजिंग करेंगे। अब इन सब के अपने अपने अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरीके का आ रहा है। रिकॉर्डिंग में क्या, क्लासीफाई में क्या, समराइजिंग में क्या, वो सब आगे चैप्टर्स में आएंगे। समराइजिंग मीन्स के एंड के अंदर एक पूरी एक क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन हमें दे दी ताकि वो यूज़र्स को जो किसी को मुझे अगर रिपोर्ट सेंड करनी हो या सब किसी को मुझे पता ना हो तो वो समराइजिंग पूरी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा। फिर इंटरप्रेट करना होता है, लाइक उसके अंदर हमें एनालाइज करना होता है कि फ़ाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। और इंटरप्रेट करना मतलब एक तरह से पूरा एक जायज़ा लेना, हमें देखना कि हमारी पोजीशन किस वे में जा रही है, और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़र्स को प्रोवाइड करना या ऑनर को प्रोवाइड करना, या रिपोर्टिंग कह सकते हैं इसको हम, यानी एक इकनॉमिक इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन कह सकते हो। उसके अंदर हम जो डाटा या हम जो भी इकनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके कम्युनिकेट करें अपने इंटरप्राइजेस के बारे में, ताकि किसी को हमें एज अ प्रेजेंटेशन देनी हो, किसी को बताना हो, तो वो सारी चीज़ें हमें वो देखने के बाद हमारी पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं मैं बुक कीपिंग की।
बुक कीपिंग किसको कहना, वैसे अगर नॉर्मल लफ्ज़ी अगर देखने जाए हम तो बुक को रखना, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर मतलब होता है कि इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन मनी और पैसों के अंदर, क्योंकि एक फिगर होता है जिससे मैं आपको बोलता हूँ 1000 ये बस नंबर शो कर रहा है, 1000 जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 1000 ये एज अ नंबर शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ₹1000 इट मीन्स ये वैल्यू शो कर रहा है मुझे, तो रुपए, तो इन टर्म ऑफ मनी ठीक है, ये कहलाता है हमारा बुक कीपिंग। यानी एक तरह से बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग वर्क ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर जर्नल के अंदर, ये एक प्रॉपर वे के अंदर, फॉर्मेट के अंदर हम इसको रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, ये बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक टर्मोलॉजी हमारी टर्म है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या? बिजनेस एंटिटी मीन्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं आप उसको, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। लाइक मैं सिंपल वे के अंदर एग्जांपल समझाऊँ आपको मैं। एक ऑनर है एक्स, उसने अपने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, कारोबार स्टार्ट किया एक्स बुक स्टोर के नाम से, राइट। अब ये एक्स ऑनर है, उसका काम क्या है? बुक स्टोर। इसने तो इन्वेस्ट कर दी है। अब जो भी चीज़ यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी, लाइक सेल की, परचेज किया, एक्सपेंसेस हुए और जो प्रॉफिट हुआ इस फर्म ने उस प्रॉफिट को एक्स को दे दिया, एक्स ने अपने पास को रख लिया। तो सेल, परचेज, एक्सपेंस वो सब बुक स्टोर में, एक्स बुक स्टोर में हो रहे हैं, आया कि एक्स में नहीं हो रहे। तो एक्स बुक स्टोर जो है वो बिजनेस एंटिटी है एक्स की, यानी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज ऑनर। इसने तो इन्वेस्ट कर दिए, काम इसका है एक्स का, पर ये सेल, परचेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम जो कुछ भी हो रही है वो एक्स बुक स्टोर में हो रहा है। तो एक्स बुक स्टोर जो है वो उसकी बिजनेस एंटिटी है। एक्स में नहीं हो रहा, एक्स ने तो एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो जो भी डील होगी वो एक्स बुक स्टोर से होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज ऑनर। ये ऑनर है अगर एक्स, ये सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को देखेगा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एक्स बुक स्टोर में परफॉर्म होगी। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या? जो फर्म काम कर रही है जिस नाम से, वो उसकी बिजनेस एंटिटी होगी। यानी एक्स की बिजनेस एंटिटी एक्स बुक स्टोर होगा, खुद एक्स नहीं होगा। अच्छा, अब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो ट्रांजेक्शन के अंदर बेसिकली जो है वो हमारी दो किस्म की जो है वो ट्रांजेक्शन अगर नॉर्मली देखने जाए वो होती है, जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो कैश पे होती है, एक होती है हमारी उधार पे।
कैश पे और उधार पे। उधार किसको, मतलब उधार लायबिलिटी यानी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट पे। ठीक है, तो दो किस्म के सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो टू टाइप्स है, एक कैश बेसिस है, कैश बेसिस और एक एक्रूवल सिस्टम। कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज़ है कि जो भी रिसिप्ट या पेमेंट कैश की फॉर्म में हो, ऑन कैश हो, जो भी रिसिप्ट या पेमेंट हो जो मेरे पास कैश की फॉर्म में हो, और जो भी ट्रांजेक्शन मेरी जो परफॉर्म हो जिसके अंदर लायबिलिटी क्रिएट हो, यानी हमें जब कुछ पैसे देने हो उस वक्त कैश इन्वॉल्व ना हो, उसको एक्रूवल कहते हैं। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक्रूवल कॉन्सेप्ट जब होता है जब हम एक्सपेंस मेरा रिकॉग्नाइज हो, जब हम उसको पे करें। अभी पे नहीं हुआ है, देने हैं, देंगे, या अभी इनकम अगर मेरे पास हुई है, हमने सर्विस प्रोवाइड कर ली। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, लाइक मैंने कोई सर्विस दे दी, अब इस सर्विस के अंदर मुझे पैसे मिलने वाले होंगे। मैंने सर्विस दे दी, अब मुझे पैसे मिले नहीं है, रिसीव नहीं हुए मेरे पास। ठीक है, जब तक रिसीव नहीं होंगे मुझे उससे लेने हैं। लाइक एग्जाम्पल, ये मैंने एक सर्विस प्रोवाइड की, कोई भी सर्विस की, ठीक है, ये सर्विस मैंने एक्स को दी, इस एक्स को सर्विस दे दी, एक्स को मुझे देने होंगे पैसे कैश, लेकिन अभी ये देगा नहीं, इसने मुझे बोला ये बाद में देगा, आफ्टर 1 मंथ। अभी कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने इसको सर्विस तो दे दी, काम कर दिया, लेकिन उसने मुझे पैसे अभी नहीं दिए, वो कह रहा है बाद में 1 महीने बाद दूंगा। तो ये एक्रूवल सिस्टम है। तो दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बुक परचेज की, मैंने जो है वो एक्स से बुक परचेज की, अब मुझे एक्स को पैसे देने, पर मैंने दिए नहीं, मैंने उसको बोला आफ्टर अ वीक दूंगा, 1 वीक बाद दूंगा, जिसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है फिलहाल। बाद में जब देगा तो अभी तो देने हैं ना मेरे को, मैं दूंगा, तो ये लायबिलिटी हुई, मेरी जिम्मेदारी हुई कि मुझे देने हैं। तो ये सिस्टम मेरा एक्रूवल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो कैश बेसिस सिस्टम किसको कहते हैं, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व हो जाए। लाइक ये मैंने इसको सर्विस दी और पैसे इसने मेरे को दे दिए, ये कैश बेस सिस्टम हो गया। लेकिन ये मुझे बाद में देगा, ये एक्रूवल हो गया। मैंने बुक परचेज की एक्स से और मैंने इसको पैसे दे देता, तो ये कैश बेस सिस्टम हो जाता, लेकिन मैं उसको बाद में दूंगा आफ्टर अ वीक, तो ये मेरा एक्रूवल सिस्टम हो गया। तो ये कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, वो यही है कि कैश ट्रांजैक्शन मीन्स कि जो हम कैश पे जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मत मीन्स कि जिसके अंदर हमारा एक्रूवल सिस्टम क्रिएट हो जाए। यानी उसका उर्दू के अंदर अगर मैं बात करूं तो उधार, एक चीज़ उधार पे खरीदना, एक चीज़ उधार में बेचना, ये एक्रूवल सिस्टम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम कुछ टर्म्स की। अकाउंटिंग के जो है वो एक तरह से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ
तो ये एक एसेट अकाउंट होता है। सेकेंड लायबिलिटी अकाउंट, ये सब हम सेपरेटली पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट। फाइव टाइप्स इसकी क्लासिफिकेशन है। अब एसेट, पहले हम लेते हैं एसेट को। ठीक है, एसेट कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो हम बिजनेस के अंदर यूज़ करें। पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। उर्दू में कहते हैं इसको असासा। अब प्रॉपर्टी क्या? लाइक ज़मीन ले लिया आपने, बिल्डिंग खरीदी आपने मशीनरी खरीदी, आपके पास जो है वो कैश पड़ा हुआ है, आपके पास जो है वो इन्वेंट्री है, ये सब हमारे एसेट में आ जाता है, असासे कहते हैं। अब एसेट की भी हमारी दो टाइप है। एक कहलाती है करंट एसेट्स और दूसरा कहलाता है नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या? करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैश के अंदर, या जो जिसकी एक नॉर्मल ऑपरेशन जिसकी एक मुद्दत हो ईयर के अंदर अंदर की हो, लाइक कैश। मैं आपको ये टाइटल्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से करंट अकाउंट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। कैश हो गया, या बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं। फिजिकली कैश जो है अगर देखे जाए तो आपने कोई चीज़ सेल की तो कैश आया, आपने परचेज किया तो कैश गया। तो these are those assets which are expected to be realized in a cash or sold or consumed within a year। तो ये कैश या बैंक फॉरन आए फॉरन, फ्रिक्वेंटली कम ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास इन्वेंट्री या स्टॉक कह सकते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक यानी जो आप जिसका आपका काम है, आपका काम लाइक बुक स्टोर है, तो जितने भी हमारी जो उनसे रिलेटेड जो है स्टेशनरी आ गया, बुक्स आ गई, ये सब चीज़ें आ गई, ये मेरा स्टॉक हुआ। इन्वेंट्री जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं उसका रॉ मटेरियल वगैरह आ गया, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये सारा मेरा क्या, ये रॉ मटेरियल वगैरह तो कॉस्ट अकाउंटिंग में चला जाता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन आपको मैं एसेट में रॉ मटेरियल भी एक तरह से करंट एसेट ही होता है मेरा, रॉ फॉर्म में जो पड़ा होता है। तो यहाँ हम फिलहाल बात करें स्टॉक या इन्वेंट्री की, जो तैयार माल होता है। ठीक है, तो वो एसेट हो गए। प्लस हमारा ये डेप्टर हो गया। अब डेप्टर क्या चीज़ है? डेप्टर या टाइटल ले लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C भी लिख सकते हैं हम, अकाउंट रिसीवेबल। इसकी एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। आपने जो है वो सोल्ड पेन फॉर पीस 500 ऑन कैश। आपने पेन बेचा, आपके पास आया क्या, प्लस क्या हुआ यानी कैश, गया क्या, पेन। ठीक है, गया मेरे पास पेन। यही चीज ऑन कैश पे ना होती, सोल्ड पेन फॉर पीस 500 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स यहां पे उधार। आपके पास आया कुछ नहीं पर गया पेन।
अब इसका मतलब ये है कि आपको 500 रुपये लेने हैं, वो देगा आपको। ये रिसीवेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, ये आपको देगा। तो अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे तरफ से लेना है ना मुझे। इट मीन्स कि आपको जो है वो रिसीव करना है, विच यू विल हैव टू रिसीव। तो इट मीन्स कि ये भी मेरे एसेट में जाएगा, करंट एसेट। अब जब ये मुझे देगा तो वो कैश की फॉर्म में देगा, तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा ख़त्म हो जाएगा और कैश के अंदर ऐड कर लेंगे हम। तो डेप्टर जिससे लेने हैं वही बात है, अकाउंट रिसीवेबल पैसे लेने हैं, डेप्टर जिससे लेने हैं, तो दोनों समझ ले, एक समझ जाइए आपके एक ही कॉन्सेप्ट से यूज़ हो रहा है। तो ये भी मेरा करंट एसेट में ही जाता है। अब इसकी डिटेल में जाएंगे कि प्लस को क्या कहेंगे, माइनस को क्या कहेंगे, वो आगे जब जनरल एंट्रीज़ है और बहुत सी जर्नल्स हैं जब हम करेंगे तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्लस को क्या कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद लाइक एक है प्रीपेड। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है, या पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस इसका मतलब क्या है, आपको पैसे देने, आपने पैसे एडवांस में दे दिए। आपने जो है वो पैसे जो है वो एडवांस के अंदर दे दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने पैसे दे दिए तो हम इसको एसेट में क्यों लिख रहे हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक ऑफिस प्रेमिसेस रेंट पे ली, यानी ऑफिस की जगह, ऑफिस प्रेमिसेस आपने रेंट पे ली। पर मंथ रेंट जो है वो 1000 है, रेंट उसका पर मंथ ₹1000 है। आपने 6 मंथ के लिए एडवांस उसको दे दिए, तो 6 मंथ का एडवांस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6000, ये मेरा एडवांस होगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मंथ आपने दिए, ठीक है, दूसरा महीना रहे आप, तीसरे महीने के अंदर आपने बोला मुझे इसको छोड़ना है। ठीक है, इसको मुझे छोड़ना है। पहले महीने के अंदर आपने 1000 रुपये, दूसरे महीने का चार्ज हो गया 1000। यहाँ पे आप अपने लैंडलॉर्ड के पास गए, उनको बोला मुझे जो है 2 महीने पूरे हो गए, थर्ड मंथ के शुरू के अंदर आप गए कि उनको बोला मुझे नहीं देना है। ठीक है, अब वो आपको कितने रिटर्न करेगा, अब वो आपको 4000 रुपये रिटर्न कर देगा, वापस दे देगा। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा होता नहीं है कि जो टेनेंट जो है वो आपको पैसे वापस पूरे दे दे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हो भी जाता है कि दे भी देते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि आपने 6 महीने के लिए घर लिया था उसके यूज़ करने के लिए, आपने उसको एडवांस के अंदर 6000 रुपये दे दिए। आप 2 महीने रह लिए, अब वो आपको 2 महीने नहीं देगा, तो 2 महीने वो जो होगा वो मेरा एक्सपेंस हो गया, खर्चा। अब बाकी 4000 रुपये एडवांस उसके पास पड़े थे, वो हो गया मेरा प्रीपेड। जब तक आप जो एडवांस के पैसे दे रहे हो उसकी सर्विस यूज़ नहीं करते तब तक वो प्रीपेड रहता है, तो वो आपका करंट एसेट में ही रहता है। जब प्रीपेड ख़त्म हो जाता है तो वो एक्सपेंस की फॉर्म में आ जाता है। जब तक एडवांस उसके पास पड़े हुए हैं तो वो हम उसको करंट एसेट में ही देंगे। कोई समझ में आया होगा बात, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 6000 रुपये मैंने दे दिए, अभी मैं 6 महीने रहा नहीं हूँ, मैंने 2 महीने रहा, तो 2000 रुपये जो है वो मेरे खर्च हो गए। वो 2000 रुपये मैं तकाजा उससे नहीं करूँगा, उससे डिमांड नहीं करूँगा कि 2000 रुपये भी दो मुझे, क्योंकि मैंने 2000 जो रेंट था वो 2 महीने घर यूज़ कर चुका हूँ मैं। 4 मंथ्स मैंने यूज़ नहीं किए थे, वो उसके पास गया, उसको बोला कि मुझे ये घर छोड़ना है किसी वजह से, तो वो मुझे 4000 रुपीज़ दे देगा। तो मेरे लिए 2000 तो खर्च हो गए और बाकी जो 4000 प्रीपेड बचे थे वो मेरे पास एडवांस में लिखे हुए होंगे। जैसे अगर मैं छोड़ता नहीं, मैं इसको 6 महीने के अंदर वापस पूरे करता। अब जब 4th मंथ के अंदर जो है मैं एसेट के अंदर क्या लिखता, 4th मंथ के एसेट के अंदर अब मैं लिखता 3000 रुपये प्रीपेड में।
अब 4th महीना भी यूज़ कर लिया मैंने, 1000 रुपये हो गए। 5th में आया, 5th के अंदर मैं प्रीपेड में लिखूँगा 2000 रुपये, वापस आया। 5th महीने के अंदर भी मैंने ले लिया। अब 6 मंथ के शुरू में मैं लिखूँगा 1000 रुपये एडवांस है। अब 6 मंथ भी मैंने यूज़ कर लिए, घर को यूज़ कर लिया। अब मेरे एडवांस नील, ख़त्म। अब मेरा प्रीपेड में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये, इसके अलावा कुछ सप्लाईज होते हैं जो हम ऑफिस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, ये सब भी हम करंट एसेट वगैरह में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो फ्रिक्वेंटली कम ज़्यादा होते रहते हैं। आगे और भी आएंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और भी टाइटल सामने आते रहेंगे, तो आपको समझाते रहेंगे। अब बात करते हैं मैं फिक्स एसेट या करंट एसेट की। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आर दोस एसेट जिसका नेचर ओवर ए ईयर हो, यानी मीन्स कि 1 साल से ऊपर तक की मुद्दत भी हो, और एक परमानेंट नेचर का हो। लाइक फिक्स ज़मीन फ़ौरन कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ऑफिस प्रेमिसेस हो गया, इसके अलावा इक्विपमेंट हो गए, मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गया, वो भी इक्विपमेंट में ही आ गया। तो ये सारे जो एसेट्स होते हैं हमारे फिक्स एसेट होते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत भी ओवर ही ईयर हो, ठीक है। तो फिक्स एसेट एक तरह से टेंजिबल एसेट कह सकते हैं। एक होता है टेंजिबल, मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और समझाने जा रहा हूँ। एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको मैं टच कर सकूँ फिजिकली, उसकी फिजिकली अपीयरेंस हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस, इक्विपमेंट, ये सारे जितने भी आते हैं, कैश, बैंक, जितने भी लिखवाए हुए सारे करंट एसेट और फिक्स एसेट के अंदर जो वैल्यू लिखाए हुए हैं, तो वो सारे टेंजिबल है। और इनटेंजिबल किसको कहते हैं, लाइक मैं आपको लिख देता हूँ, कैश हो गया, बैंक के अंदर जो पैसे हैं ये फिजिकली है, हमारा बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गई, ये टेंजिबल है। और इनटेंजिबल लाइक गुडविल, कंपनी की अपनी एक वैल्यू कितनी है, कंपनी का नाम, तो फिजिकली कोई नाम तो कोई चीज़ नहीं है ना, तो उसको हम टच नहीं कर सकते। कॉपीराइट हो गया, ये सारे करंट एसेट में आता है। कॉपीराइट हो गया कि मैंने जो है वो मैं अपनी मेरी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, मैंने अगर यूज़ कर ली तो वो कॉपीराइट क्लेम होता है। पेटेंट हो गए कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक फार्मूला बनाया है, तो गवर्नमेंट जो है वो मुझसे मुझे उसका पैटर्न देगी कि हाँ आप ही इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, आप ही इस फार्मूले के तहत जो है वो चीज़ बना सकते हो। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इनटेंजिबल है। पैटर्न कोई फिजिकली कोई चीज़ तो नहीं है ना, लेकिन ये आते हैं सारे हमारे एसेट में, करंट एसेट्स में, ठीक है। ये सारे आते हैं करंट एसेट में, यानी गुडविल, कंपनी की वर्थ, कंपनी का नाम, कॉपीराइट, मेरा को कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, मेरे पास एक कॉपीराइट है कि मैं ही उसको यूज़ कर सकता हूँ और यूज़ नहीं कर सकता। पेटेंट, मुझे परमिशन मिली हुई है कि मैंने जो भी चीज़ बनाई हुई है वो इतने साल तक मैं जो है वो प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट को चाहे पब्लिक को। वो पैटर्न होते हैं अलग अलग, वो भी आपको आगे डिटेल में जाएंगे समझाएंगे कि पैटर्न, कॉपीराइट, गुडविल क्या चीज़ है। तो ये एसेट के अंदर ये दो चीज़ें आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर करंट फिक्स दोनों ही होता है, लेकिन इनटेंजिबल के अंदर जो है वो नॉन टच, जिसको हम फिजिकली अपीयरेंस नहीं उसकी कोई। ज़मीन की अपनी अपीयरेंस है ना, कितनी ज़मीन, कितनी बड़ी ज़मीन, बिल्डिंग है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग, ये सबकी अपनी अपीयरेंस है। कैश कितने कैश, ठीक है, ये इनटेंजिबल एसेट्स।
तो ये करंट एसेट्स और फिक्स एसेट और इनटेंजिबल और इनटेंजिबल वही करंट और फिक्स ही है, लेकिन मैंने आपको एसेट की फॉर्म बताई हुई है। ये एसेट की काइंड है, करंट एसेट और ये फिक्स एसेट, और उसी के अंदर भी टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मैं पूरा जो है मैंने आपको एसेट के बारे में बताया कि एसेट क्या है। अब आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी मतलब क्या? वैसे तो कहते हैं नॉर्मल जिम्मेदारी, लायबिलिटी। उसके अंदर भी कुछ वर्ड यूज होते हैं जैसे क्रेडिटर के, क्रेडिटर्स, ऑन क्रेडिट उधार पे, फिर एक वर्ड आता है ऑन अकाउंट, वो भी उधार पे। ये सारी चीज़ें उधार पे, यानी आपको पैसे जो देने हो, लैंडर को कोई एक्सपेंस के पैसे देने हो, बैंक को देने हो, कोई लोन लिए आपने पैसे लिए हुए हो, लोन वगैरह जो लिए हुए बैंक से वो देने हो, तो इसके अंदर भी जो है वो दो किस्म की लायबिलिटी आती है। एक करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी क्या कि जो विद इन अ ईयर पेड हो जाए, पेड विद इन अ ईयर। जैसे आपको मैंने एग्जांपल ऊपर समझाई थी, विद इन अ ईयर। जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने उधार पे सेल की, तो वो अकाउंट रिसीवेबल था जो आपने करंट एसेट में लिखा। आप परचेज भी तो कर रहे हो किसी से उधार पे, तो वो अकाउंट पेएबल कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि अकाउंट रिसीवेबल के साथ एक चीज़ होती है नोट रिसीवेबल, ये प्रॉमिसरी नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल का मतलब क्या? सामने वाले ने आपको कोई तारीख दे दी, कुछ स्पेसिफिक पीरियड का बता दिया, तो उसके अंदर वो आपको दे देगा, तो वो नोट रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अकाउंट पेबल की बात करें, आपको पैसे लेने हैं, लाइक आपने पेन परचेज की, आपने परचेज की पेन फॉर ₹2000, ये परचेज किया, आपके पास आया क्या? पेन, और गए क्या? पैसे। ये तो कैश आपने दे दिया, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गई। लेकिन वही चीज़ आपने पेन परचेज की उधार पे, ये कैश पे थी, और वही आपने परचेज किया उधार पे। परचेज पेन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट, यानी आपके पास अब आया पेन, पर आपने इसको दिया कुछ भी नहीं, तब आप नोट तो करेंगे ना कि भाई मुझे देने हैं, तो अकाउंट पेएबल, या फिर कह सकते हैं आप नोट पेएबल। इसी तरह बहुत सी चीज़ें पेएबल होते हैं, बिल पेएबल, सैलरी पेएबल, या आप कह सकते हैं वेजेस, यानी रोज़ की जो हम लेबर्स को देते हैं, वेजेस पेएबल। पेएबल कह सकते हैं आप इंटरेस्ट पेएबल, पेएबल आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ये सारे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं हमारे, ये सारे लायबिलिटी के अंदर यूज़ होता है। क्रेडिटर, जिसको देने, वो पर्सन जिसको देने, क्रेडिटर, ये जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी में आता है। फिर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या है?
over a period of 1 year. After a period of 1 year, these are those liabilities which are payable after a period of 1 year. इसको हम लॉन्ग टर्म, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year. लाइक बैंक लोन 50 मिलियन की, अगर 50 मिलियन की आपने लोन ली है तो एक साल में तो नहीं, तब आपने, आपकी टर्म्स है कि आप एक साल के बाद उसको एक साल की मुद्दत से, यानी 1.5 साल में उसको पूरा करेंगे आप, 1.5 ईयर के अंदर, या कपल ऑफ ईयर्स में उसको जो है वो आप उसको पे करेंगे, रीपे करेंगे. तो ये बैंक लोन, ये क्या हो गया मेरा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. ठीक है. अच्छा, एक टाइटल और भी होता है करंट के अंदर, अनअर्न्ड. यहाँ मैं लिख देता हूँ अनअर्न्ड. अनअर्न्ड क्या, अनअर्न्ड मीन्स एडवांस में रिसीव करना. एक था प्रीपेड, एडवांस में पे किया, ठीक है. एक था प्रीपेड, फॉर एग्जाम्पल. एक है अनअर्न्ड. अब ये क्या चीज़ है, तो आपको साथ में ये भी मेरा एक अनअर्न्ड भी हमारा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के अंदर रहता है. अब आप क्या, मैंने आपको कहा कि जैसे पे कर रहे हैं एडवांस के अंदर, आप करंट एसेट में कहते हो उसको, और रिसीव कर रहे हो एडवांस में, आप उसको कहते हो करंट लायबिलिटी में जाता है. उल्टा है. तो प्रीपेड का तो मैंने बताया कि क्यों करंट एसेट में जाता है. अब लायबिलिटी में क्यों जाता है, इसने आपको एडवांस में पैसे दिए, 6,000 रुपये दिए थे, ठीक है. ये एसेट में हमने शो किया. ये लायबिलिटी में क्यों शो करेगा कि इसको सर्विस देनी है, इसको सर्विस देनी है. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेंट की, कि इसने 2 महीने रह रही है, तो 2 महीने, अब इसका प्रीपेड 4,000 हो गया. अब इसको आप 4,000 की सर्विस देनी है, तो 2,000 रुपये जो हुए वो इसके लिए एक्सपेंस हो गया, कि अब वो खर्च हो गए, अब वो इससे 2,000 नहीं मांगेगा, और ये इसके लिए इनकम हो जाएगा कि हाँ अब मैंने इसको अर्न कर लिए, अब वो मुझसे नहीं मांगेगा, मैंने इसको 2,000 की सर्विस दे दी है. तो एडवांस में रिसीव करने को अनअर्न, कि अभी तक अर्न नहीं हुआ है, उसको सर्विस देना बाकी है, तो वो भी मेरा करंट लायबिलिटी में भी जाएगा. अनअर्न कमीशन ले लें, कोई भी अनअर्न सर्विस इनकम ले लें, अनअर्न फी इनकम ले लें, कोई भी किस्म की इनकम. ये तो मैंने आपको, जैसे ये रेंट की बात करता हूँ तो रेंट इनकम, किसी के पास पढ़ रहे हैं, फीस, डॉक्टर के पास गए, फी इनकम, उसके लिए फ़ी इनकम, हमारे लिए फ़ी एक्सपेंस. जिसने रिसीव किए करने हैं उसको तो रेंट इनकम, जिसका होने हैं, जैसे रेंट ले लिया, हो गया, 6 महीने रह लिया तो एक्सपेंस हो गया. कमीशन हो गए कि भाई लेने हैं उससे, तो ये हो गए, तो कमीशन इनकम. तो ये अलग अलग टाइप को इनकम की आगे आएंगे और भी टाइटल्स, ठीक है. एक टर्म होती है हमारी मेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिटल. कैपिटल सीधे वे के अंदर ये वो अकाउंट होता है प्रोप्राइटर का, ऑनर का, जो पैसे इन्वेस्ट करता है, यानी कैपिटल अकाउंट होता है. कैपिटल का मतलब बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सरमाया, उर्दू में कहते हैं सरमाया, इन्वेस्टमेंट, राइट. जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आपने इन्वेस्ट किए 50,000, 5 लाख, 5 लाख रुपीज़ जो है वो आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो 5 लाख रुपीज़ जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है. आप फिर कौन सी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आपने 2 लाख जो है वो कैश रखे हैं, 3 लाख का जो है वो आपने फॉर एग्जांपल एक जगह ले ली, या 2 लाख की जगह ले ली, 1 लाख का आपने स्टॉक लिया बेचने के लिए, तो ये टोटल जो हमारे बन रहे 5 लाख, ये मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया. फिर आप मज़ीद जो है वो आपने बिज़नेस किया, प्रॉफिट कमाया, आपकी सेविंग हुई, फिर आपने मज़ीद एक और कारोबार को बढ़ाया, उसको एडिशनल कैपिटल, मज़ीद और इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर, उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इजाफी सरमाया. मज़ीद आपने एडिशनल कैपिटल डाला, काम को बढ़ाया, ठीक है.
फिर एक टर्म होती है हमारी ड्राइंग। यहाँ ड्राइंग का मतलब ये ड्रॉ करना नहीं होता, ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। जैसे मैंने आपको कहा, बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंट होता है वो पर्सनल अलग होता है और बिजनेस का अकाउंट अलग होता है। दोनों को हम मर्ज नहीं करते। पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर आप जो भी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो पर्सनल है। लेकिन बिजनेस के अंदर जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। उसने आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट फिर जाता है किसके पास? ऑनर के पास जाता है। वो उस प्रॉफिट जो ऑनर के पास गया, फिर वो ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के अंदर यूज़ को इस्तेमाल करता है। वो डिफरेंट है। लेकिन बाद औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब हम अपने बिजनेस में से कुछ पैसे या कुछ भी कैश या गुड्स विड्रू एनीथिंग लाइक कैश या गुड्स, माल। गुड्स का मतलब होता है या माल, गुड्स जो भी आप स्टॉक कहते हैं जिसको, फॉर पर्सनल यूज। वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है। तो ड्राइंग हमारे कैपिटल को कम करता है। ड्राइंग डिक्रीजेस कैपिटल, याद रखिएगा। ड्राइंग डिक्रीज कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ है। फिर हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड। ड्राइंग का मतलब ये है कि हमने जो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स या कैश जो है वो निकाला। बाद औक़ात होता है कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालने पड़ते हैं, हमारे पास पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने कारोबार में से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, तो वो मेरा कैपिटल कम हो जाता है और फिर इसको पर्सनल यूज़ के अंदर यूज़ करता है। अब इसका नेचर क्या है, किस तरीके से होता है, वो सब हम आगे देंगे। यहाँ मैं आपको टर्मोलॉजीज़ बता रहा हूँ, सारी चीज़ों की टर्म्स बता रहा हूँ, कौन कौन से टर्म्स जो है, वर्ड्स है, वो यूज़ होता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर। ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज कह रहा हूँ आपसे कि लैंग्वेज जो बिज़नेस है ना, तो बिज़नेस के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। ड्राइंग, नॉर्मल वे में हम ड्राइंग कहते हैं कुछ चीज़ को बनाना, ड्रॉ करना। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम जो है कैपिटल को कहते हैं हमारा, जैसे उर्दू के अंदर कहते हैं दारुल खिलाफा, है हमारे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो है वो इस्लामाबाद, इंडिया की बात करें तो दिल्ली, ये सब क्या है। अमेरिका की बात करें तो हर के अपने कैपिटल होता है। ठीक है ना। तो वो कैपिटल दारुल खिलाफे की बात कर रहे हैं, यहाँ कैपिटल की बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट क्या चीज़? एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, खर्चे जो आप पे कर रहे हो। रेंट का खर्चा, मैंने जैसे आपको कहा, रेंट एक्सपेंस। अलग अलग अकाउंट होते हैं एक्सपेंस के, डिफरेंट नेचर होते हैं एक्सपेंस के। रेंट एक्सपेंस है, सैलरी के एक्सपेंस है, सैलरी को भी आप खर्चों में कहोगे। ठीक है। फिर आ जाओ आप इंटरेस्ट कह सकते हो, आप सूद दे रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आ जाओ आप कोई भी कमीशन के पैसे दे दिया अपना, कमीशन एक्सपेंस हो गया। ये अलग जो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, खर्चा पे कर रहे हो, वो एक्सपेंस की फॉर्म में आता है। फिर एक होता है मेरा रेवेन्यू, जिसको हम कहते हैं इनकम। उसका एक अकाउंट होता है, रेवेन्यू या इनकम। या इनकम, ये वो अकाउंट होते हैं जिसके अंदर हम कुछ चीज़ गेन कर रहे हो, कोई भी चीज़ गेन कर रहे हो, कोई हमें ऐसा कोई हमें इनकम मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला,
है ना, सेल करके पैसे मिले तो सेल रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको, आप सर्विस दे के उससे पैसे मिल रहे हो या कोई चीज़ बेच के पैसे मिल रहे हैं आपको, वो इनकम हमें, दोज आर अकाउंट ऑफ इनकम एंड गेन सच ए सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमारा से कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ये सारे हमारे इनकम में आता है। अब इन सब के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। अब एक क्लास में तो सारा कवर नहीं हो सकता, आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, एक साथ सारा समझाया जाएगा। तो अब ये सेपरेट उसको बाद में हम क्लासेस के अंदर जो आगे की वीडियोस के अंदर उसको ट्रीट करेंगे कि इनकम के अंदर फिर क्या नेचर होता है इसका, एक्सपेंस के अपने क्या नेचर होते हैं, ये सब चीज़ आगे। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट, जो जैसे मैं आपको ऊपर यूज़ कर रहा था वर्ड आना और जाना, यानी बड़ा, जैसे पेन आया तो मैंने पेन को प्लस में लिखा, पैसे गए तो कैश को मैंने माइनस में लिख दिया। अब ये प्लस और माइनस क्या, यानी ये इंक्रीज और डिक्रीज। अकाउंट के अंदर हम कहते हैं डेबिट, शॉर्ट फॉर्म DR, और डिक्रीज का मतलब होता है क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म CR। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि परचेज पेन 4 रुपीज़ 500, तो पेन क्या हुआ मेरा, डेबिट, और पैसे गए, डिक्रीज क्या हुआ मेरा, कैश, क्रेडिट, प्लस और माइनस। ये डेबिट क्रेडिट ज़रूर रखिएगा, इसके भी अपने एक अलग रूल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या रूल्स हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर देखें कि डेबिट का मतलब बढ़ना, इंक्रीज, क्रेडिट का मतलब कम होना, डिक्रीज। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चीज़ें लाऊंगा, और चीज़ें बताऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, एग्जांपल्स भी होंगी, वो भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये बेसिक समझाने का मकसद, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, अब उसके प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, वो आगे की वीडियोस में आएंगे। यहाँ पे आपको मैंने अभी कोई रूल्स नहीं बताया हुआ है, सिर्फ आपको टर्म्स बताई हुई है, ताकि आपको एक तरह से कहते हैं ना कि लैंग्वेज, आपको इंग्लिश सीखनी है तो ABCD होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, A से क्या है, B से क्या है, C से क्या है, C क्या है, इस तरह। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स या टर्म्स, पूरी कंप्लीट नहीं है इसके अंदर सारे वर्ड्स, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर सारे और भी वर्ड्स आते रहेंगे, और भी टर्म्स आती रहेंगी, और भी कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए